साथियों नमस्कार। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और नेत्र दोष के बारे में भी यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो समझे सबसे पहला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो इसको अपन कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्लियर। दूसरा, वर्ण विक्षेपण की सर्वप्रथम जानकारी कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? तो वर्ण विक्षेपण की सबसे पहले जानकारी देने वाले वैज्ञानिक हैं आइजैक न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन, 7 रंगों की पट्टिका को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो अगला प्रश्न है, 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक वेग कौन से रंग का होता है और सबसे कम वेग कौन से रंग का होता है? तो 7 रंगों की उस स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक वेग लाल रंग का होता है और सबसे कम वेग बैंगनी या वॉयलेट रंग का होता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा होता है, मतलब वो किरण दूर तक जाती है, इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं उनको लाल रंग का बनाया जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा, बैंगनी रंग का परावर्तन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का प्रसार, क्योंकि उसका वेग कम है इसलिए उसका प्रसार सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होने के कारण ही जिसका वेग कम होता है वह किरण अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ जाती है। तो ध्यान रहे, वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का वेग कम होता है इसलिए यह अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ जाती है। लाल रंग का वेग सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए वह अभिलंब की ओर कम मुड़ती है, मतलब सीधी निकल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इंद्रधनुष भी वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है। तो इंद्रधनुष में मध्यमान रंग कौन सा होता है? तो जो 7 कलर होते हैं, बे, नी, आ, ह, पी, नाला, उन 7 रंग में मध्यमान रंग जो होता है वो येलो या पीला होता है। ठीक। नेक्स्ट, पिछली बार एलडीसी की भर्ती में ऐसा एक प्रश्न आया था जिसमें ऑब्जेक्शन आया था, तो उसमें हरा रंग माना था हाईकोर्ट ने, और फिर बाद में उसको डिलीट करके वापस उसको पीला रंग माना है। तो फाइनल आंसर येलो है। इंद्रधनुष में मध्यमान रंग जो होता है वो येलो होता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन को ही विसरित परावर्तन भी कहते हैं। जब परावर्तन की घटना अनियमित सतह पर या खुरदरी सतह पर होती है तो इस प्रकार की घटना को विसरित परावर्तन या प्रकीर्णन कहते हैं। उसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, टिंडेल प्रभाव क्या है? तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में धूल के कण जैसे जो सूक्ष्म अवरोध हैं, उन सूक्ष्म अवरोधों से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो प्रकाश की किरण वापस नहीं लौटती। उस प्रकाश की किरण का जो कोना है, जो किनारा है, वो उस अवरोध से ऊपर होकर चला जाता है, मतलब थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को अपन टिंडेल प्रभाव कहते हैं। तो लिखा हुआ है टिंडेल प्रभाव, वायुमंडल के जो सूक्ष्म अवरोध हैं, वायुमंडल के सूक्ष्म अवरोधों से गुजरने पर प्रकाश की किनारे मुड़ जाते हैं। प्रकाश के इन किनारों के मुड़ने से छोटे से छेद में से जो प्रकाश आ रहा है वो भी ज्यादा मात्रा में आगे आकर फैल जाता है। वो फैलता क्यों है? तो उस प्रभाव को ही अपन टिंडेल प्रभाव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, रेगिस्तान में या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ये कौन प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण है? मृग मरीचिका का नाम आपने सुना होगा। कई बार हम बहुत तेज धूप होती है और हाईवे पे तेज गाड़ी से जा रहे होते हैं तो हमें उस सड़क पर आगे पानी है ऐसा दृश्य दिखाई देता है। यही घटना रेगिस्तान में भी कई बार होती है गर्मी के दिनों में, और ठंडे प्रदेशों में भी यह घटना जब बर्फ गिर रही होती है उस समय होती है। तो यह स्थिति मरीचिका कहलाती है। तो मृग मरीचिका का बनना कौन सी घटना का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ठंडे प्रदेशों में मृग मरीचिका का बनना, और जब हाईवे पे अपन जा रहे होते हैं और गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में जब तेज धूप पड़ रही होती है तो उस सीधे हाईवे पे दूर हमें बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ हो उस हाईवे पे, ऐसा अपन को नजर आता है, तो वो सभी मृग मरीचिका का उदाहरण है। और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है?
तो ध्यान रहे, अवतल लेंस में प्रतिबिंब वैसा ही बनता है जैसा उत्तल दर्पण में बनता है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब की विशेषताएं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। नोट में मैंने लिख भी रखा है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं भी यही होती है। मतलब जो अवतल लेंस में है आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, तो वही उत्तल दर्पण में भी बनती है। क्लियर। नेक्स्ट, लेंस क्षमता। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, मतलब लेंस क्षमता को किससे मापते हैं? तो लेंस क्षमता को मापने की जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो है डायप्टर। तो लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर। ठीक। नेक्स्ट, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कौन सा बनता है? तो मानव नेत्र में हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब प्रश्न ये है, जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमें वस्तु सीधी क्यों दिखाई देती है? तो इसका सीधा आंसर है कि मानव नेत्र में जब रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो उसका विश्लेषण मस्तिष्क करता है, तब जाके हमें दिखाई देता है। तो वो उल्टा प्रतिबिंब हमें सीधा करके दिखाता है, इसलिए हमें हमारी आंख को प्रतिबिंब सीधा दिखता है, जबकि रेटिना पर वास्तव में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्लियर। ध्यान रहे, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा, ये नियम है। ठीक। कुछ दृष्टि दोषों के बारे में यहाँ चर्चा की है। पहला है निकट दृष्टि दोष। प्रत्येक दोष के बारे में 3 या 4 महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ध्यान से सुने। निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले उसका अंग्रेजी में नाम याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में निकट दृष्टि दोष नहीं पूछ के मायोपिया पूछ लेता है। तो निकट दृष्टि दोष का नाम है मायोपिया। अब इसकी विशेषताएं, इस दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो जब दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा? वस्तु कौन सी दिखाई देती है इसके आधार पर नाम नहीं पड़ा है। निकट दृष्टि दोष इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। जहां पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर नहीं बनते, रेटिना से पहले लेंस और रेटिना के बीच में ही बन जाता है। मतलब बहुत ही निकट, बहुत ही पास में बन जाता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष को, इसीलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जबकि उसमें दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर। तो इसके निवारण के लिए क्या करें? तो निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कैसे याद रखोगे? दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दूर में ऊ लगा हुआ है, तो इसलिए उत्तल लेंस। क्लियर। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, और एक याद रख लोगे तो दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। पहला प्रश्न तो ये प्रश्न हाइपरमेट्रोपिया से आ सकता है। उसमें पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। जब पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है तो इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इस दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से भी पीछे बनता है, यानी बहुत दूर बनता है, इसीलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष पड़ा। तो इसके निवारण के लिए क्या करोगे? अब निकट दृष्टि दोष में आपने उत्तल लेंस लिया है, तो दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। क्लियर। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष, इंग्लिश में उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। यह दोष क्या है? तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की क्षमता कम हो जाती है, आंखों की मांसपेशियों की क्षमता कम हो जाती है, जिससे नेत्र एडजस्ट नहीं कर पाता, समंजन क्षमता उसकी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ लिखा हुआ है जरा दृष्टि दोष आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस और मांसपेशियों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। उस समंजन क्षमता के कम होने से व्यक्ति को पास की और दूर की दोनों ही वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो उसके निवारण के लिए क्या करें? तो उसके निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी जो नेत्र में जो लेंस मतलब कि चश्मे में जो लेंस लगाए जाते हैं उसमें एक में ही दोनों लेंस होते हैं। तो जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपरी भाग, वो अवतल लेंस का होता है, और जो निचला भाग होता है वो उत्तल लेंस का होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष को
एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये क्या है? जब हमारा जो आंख का जो आगे वाला सफेद वाला भाग है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया की गोलाई अगर अनियमित हो जाए, कॉर्निया सामान्यतः बेलनाकार होता है, और कॉर्निया की गोलाई अगर अनियमित हो जाए तो व्यक्ति को दूर की वस्तु और पास की वस्तु, कहने का मतलब कि वस्तु कितनी दूर है, कुआं कितना गहरा है, या अपन कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं, उसका अंदाजा, दूरी का अनुपात, दूरी और ऊंचाई का अनुमान व्यक्ति नहीं लगा सकता। तो इस रोग को अपन दृष्टि वैषम्य रोग कहते हैं, इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, और उसके निवारण के लिए कॉर्निया की गोलाई अनियमित है, इसलिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर दोष मैंने लिखे हुए हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी +60 है, तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है? किसी दर्पण की फोकस दूरी +60 है तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है? तो अपना आंसर है उत्तल दर्पण हो सकता है। कैसे पता चला? तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक होती है। बाकी समतल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक मतलब माइनस में होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी प्लस में लिखी हुई है, इसका मतलब यह उत्तल लेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ पर फोकस दूरी माइनस में लिखी हुई होती तो अपन अवतल लेंस या समतल लेंस की बात करते। क्लियर? नेक्स्ट, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, एफ बराबर 1/p। p क्या है? लेंस की क्षमता। तो एफ बराबर 1/p बराबर लेंस की क्षमता दे रखी 2 डायोप्टर, तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर। तो किसी लेंस की क्षमता अगर 2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी आधा मीटर मतलब 0.5 मीटर होगी। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, परीक्षा में आने लायक है? अगर आपको प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है और इससे आपको जानकारी मिली है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।